मेरा एक मानना है कि बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, जब हम बात करते हैं ऑलराउंड डेवलपमेंट की, तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है उनका कैरेक्टर बिल्डिंग और उनका डिसिप्लिन में रहना, हिम्मत और हौसला, ये बहुत ही ज़रूरी है। और सिर्फ हार देखने से हम लोग हार जाते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि हो सकता है क्योंकि हार के बाद ही जीत लिखी हुई है। जहाँ पे शिक्षा को बहुत ज़्यादा प्राधान्य नहीं दिया जाता था, उस वक्त मैंने जब अपनी शुरुआत की तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ा कि आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजिए। सक्सेस अगर ये इंस्टीट्यूशन का है, इट इज़ 1-to-1 रैपो बिटवीन दी टीचर्स, पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं माधवी वाडकर नवभारत मुंबई से बातों बातों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर एक छोटी चींटी भी ठान ले तो वो बड़े से बड़े तूफानों का सामना कर सकती है। यानी कि अगर हम कोई भी सपना देखें और हार्ड वर्क करें तो कोई भी बात मुश्किल नहीं होती। ऐसी ही एक कहानी है चिल्ड्रन वेयर सेंटर वर्सोवा विलेज की। ये स्कूल स्टार्ट हुई थी 1981 में विद स्मॉल 30 स्टूडेंट ऑफ ग्रुप, और वो भी एक रेंट वाले रूम पे। बट यही स्कूल इन 2023 एज अवॉर्डेड एज द बेस्ट स्कूल। तो आइए स्कूल के जो मेन ट्रस्टी है, द फाउंडर, द ट्रस्टी एंड प्रिंसिपल अजय कौल जी, आज इनसे हम मुलाकात करेंगे, इनसे बात करेंगे और बहुत सी बातचीत भी करेंगे। तो आइए मिलते हैं अजय कौल जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे, जैसे मैंने कहा था कि इन 1981 ये स्कूल स्टार्ट हुई। ये स्कूल स्टार्ट करने के पीछे पहले तो सोच क्या थी, क्या विजन था? देखिए, सबसे पहले जो ये स्कूल शुरुआत हुई 1981 में, इसका पूरा श्रेय जाता है मेरी माताजी को, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का काफ़ी हिस्सा गरीब बच्चों को पढ़ाने में निकाला, और वो भी बिना किसी शुल्क लिए बगैर। तो एक जो मोटिवेशन फैक्टर कहा जाता है किसी के ज़िंदगी में, तो वो मेरी माताजी थी। यानी आपके लिए आपके इंस्पायरिंग गुरु जो थे वो आपकी माताजी थी, जिनसे आप इंस्पायर हुए और आपने सोचा कि इन फ्यूचर आप बड़े होंगे तो आपको भी ऐसे कुछ करना है। यस, हाँ जी, क्योंकि दी इंस्पिरेशन जो थी, जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया, वो मेरी माताजी थी। और उसके बाद जो ये स्कूल 1981 में शुरू हुआ, तो ये स्कूल बेसिकली अंडर प्रिविलेज क्लास ऑफ द सोसाइटी, आपको पता है वर्सोवा इज अ फिशिंग विलेज। यस सर। एंड बेसिकली दी चिल्ड्रन फ्रॉम वर्सोवा विलेज वो आते हैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास ऑफ द सोसाइटी से। तो इसीलिए उनके लिए एक इंग्लिश मीडियम की स्कूल होना बहुत ही ज़रूरी था, और उस वक्त ये स्कूल शुरू की गई थी। बट सर, कितना मुश्किल रहा होगा, बिकॉज उस वक्त पेरेंट्स को भी वो समझाना, बच्चों को उस एटमॉस्फेयर में उन्हें वो सब कुछ करना कितना मुश्किल था। देखिए, 1981 आप सोच सकते हैं कि एक छोटा सा गांव जहां पे शिक्षा को बहुत ज्यादा प्राधान्य नहीं दिया जाता था, उस वक्त मैंने जब अपनी शुरुआत की तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ा कि आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजिए। आप बिलीव नहीं करोगे कि बच्चों को चप्पल पहनना भी नहीं आता था, उनको मैंने सिखाया। उनको बेसिक हाइजीन क्या है ये पता नहीं था, तो ये काफ़ी दिक्कतों का सामना मुझे करना पड़ा। लेकिन यकीनन मुझे पेरेंट्स का बहुत साथ मिला, खास करके मेरे वर्सोवा गांव के जितने भाई बहन हमारे साथ, हम लोग सब वहीं पे पलकर बड़े हुए, उनका बहुत बहुत साथ मुझे मिला। स्कूल शुरू करना, जैसे आपको मैंने बताया कि 30 बच्चों के साथ एक रेंटेड प्रीमाइसेस में स्कूल शुरू हुई, ये बहुत आसान नहीं था, क्योंकि हर साल एक एक क्लास शुरुआत होती गई। तो जब एक क्लास शुरुआत होती गई तो हमारे पास तो सिर्फ एक ही रूम था जहाँ पे हमने शुरुआत की थी प्री प्राइमरी क्लास के साथ। उसके बाद सामना करना पड़ा कि अब प्राइमरी सेक्शन खुलने जा रहा है। फिर इमीडिएटली हमारे कोली भाई बहन आ गया है, उन्होंने मंदिर की एक जगह थी खंडोबा मंदिर ट्रस्ट, उन्होंने मुझे वहाँ पे 2 रूम उपलब्ध करके दिए। इस तरीके से प्राइमरी सेक्शन की शुरुआत हुई। मतलब वर्सोवा गांव में अगर आप देखें तो वहाँ पे जातीय भेदभाव बिल्कुल नहीं है। इमीडिएटली जैसे सेकेंडरी सेक्शन शुरू हुई तो फिर मसला आया कि फिर आगे रूम कहाँ मिलेगा। तब मदरसा वहाँ पे जगह है,
वहाँ के हमारे मुस्लिम भाई आगे आए और मदरसे में मेरी स्कूल चलती रही। तो इस तरीके से अलग अलग 3-4 जगहों पे ये स्कूल चलती रही। और आप देखेंगे कि आज ये जो स्कूल की प्रगति हुई है वो आपके सामने है। तो इसका पूरा पूरा श्रेय हमारे गांव के लोगों को, मेरे वेल विशर्स को, बीएमसी अधिकारियों को, गवर्नमेंट को, जिन्होंने पूरा पूरा योगदान दिया कि आज आप देख रहे हैं कि जो स्कूल है, जो 3-3 स्कूल आप देख रहे हैं, ये बीएमसी की जगह है। और यकीनन उन्होंने देखा कि जब स्कूल इतनी प्रगति कर रहा है और स्कूल को जगह की जरूरत है, तो बढ़ चढ़कर सरकार ने भी हमारी मदद की। यानी कोई भी कास्ट या धर्म, जात, कहीं पे भी ये कहीं भी डिफिकल्ट नहीं था, सभी लोगों ने आपको साथ दिया। और सर, जैसे आपने कहा कि 1981 में ये शुरुआत हुई थी इन अ रेंटेड प्रीमाइसेस, और आज ये स्कूल 2023 गॉट अवॉर्डेड एज द बेस्ट स्कूल इन के अवार्ड। तो अगर ये पूरा सफर अगर हम देखेंगे और इसे एक शब्द में या एक वाक्य में कहना चाहेंगे, तो वो क्या रहेगा? मुझे लगता है डेडिकेशन और परसिवरेंस। अगर आपके थॉट बहुत नोबल हैं, अगर आप सचमुच डेडिकेटेड हैं और किसी चीज़ को लेके उसको परस्यू करते हैं, तो यकीनन हम, अल्लाह कहें, भगवान कहें, ऑलमाइटी कहें, वो यकीनन आपके अच्छे कॉज के लिए आपका साथ देते हैं। सर, और एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि कोई भी स्कूल जो रहता है, जब टीचर की बात आती है तो बॉन्ड टीचर और स्टूडेंट का बहुत अलग रहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एंड यू ऑल्सो अवॉर्डेड एज द बेस्ट टीचर अवार्ड ऑल्सो। तो सर, इस बॉन्ड के बारे में क्या बताएंगे? आप कैसे फेवरेट कैसे हो सभी बच्चों के? देखिए, मेरा बच्चों के साथ बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग रही है, क्योंकि बॉन्डिंग से मेरा मतलब है कि जहाँ डिसिप्लिन रखने की बात आती है, तो अगर आप लोगों से पूछेंगे तो लोग कहेंगे कि अजय सर इज अ डिसिप्लिनरियन। और खास करके मुझे मेरे टीचर्स कहते हैं इज अ टास्क मास्टर। क्योंकि जब जब मेरा एक मानना है कि बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, जब हम बात करते हैं ऑलराउंड डेवलपमेंट की, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनका कैरेक्टर बिल्डिंग और उनका डिसिप्लिन में रहना। बहुत सी बार अगर बच्चा डिसिप्लिन में होगा तो आप देखेंगे कि ही शाइन्स आउट टू बी द बेस्ट चाइल्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन। मेरा ये अपना मानना है। और उसके लिए पेरेंट्स, टीचर्स और स्कूल अथॉरिटीज का एक इंटरैक्शन अच्छा होना चाहिए, जिससे बच्चा प्रोग्रेस कर सके। सर, आज ये चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, बोर्ड है, इवन कॉलेज भी है, लॉ कॉलेजेस, तो ये सब पूरा मैनेजमेंट करना कितना मुश्किल था और आपने ये कैसे पूरा मैनेज किया? देखिए, आज आप देख रहे हैं कि इस स्कूल में बहुत सारे कोर्सेज हैं जो इम्पार्ट किए जाते हैं, जैसे प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है। कॉलेज का अगर आप देख रहे हैं तो हमारे पास बीकॉम स्ट्रीम है, एमकॉम स्ट्रीम है, उसके साथ साथ बीएड कॉलेज है और लॉ कॉलेज है, सीबीएसई कोर्सेज हैं। तो इतने सारे बहुत से कोर्सेज इस इंस्टीट्यूशन में है और लगभग आज 8000 बच्चे इस स्कूल से बेनिफिट ले रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास डेडिकेटेड टीम हो और आपकी थॉट प्रोसेस क्लियर हो, कि आपका विजन क्लियर हो कि आप क्या चाहते हो, तो यकीनन जो एक विजन सेट होता है या एक गाइडलाइन सेट होती है, और अगर आपके पास डेडिकेटेड स्टाफ हो, तो यकीनन जो आपका विजन है उसमें आप वो विजन पूरा करने के लिए आपके लोग, आपका स्टाफ, आपका पूरा पूरा साथ देते हैं। सर, आप ट्रस्टी हो स्कूल के, इवन यू आर द प्रिंसिपल ऑल्सो। सो बीइंग अ प्रिंसिपल, आप मुझे क्या बताएंगे कि कैसे कौन से गाइडलाइन हमें फॉलो करने चाहिए फॉर द टू रन एनी स्कूल, कि ये चीजें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, या एनी की सीक्रेट फॉर द सक्सेस ऑफ दिस स्कूल? मेरे लिए एक एडवांटेज की बात ये रही कि बीइंग द फाउंडर, ट्रस्टी एंड प्रिंसिपल, मुझे, जैसे आप कहते हैं, एक बहुत सारे प्रोसेस का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि मुझे मालूम था कि बच्चों की ज़रूरत क्या है, टीचरों की ज़रूरत क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या फैसिलिटीज़ बच्चों को होनी चाहिए। तो बीइंग अ प्रिंसिपल एंड अ ट्रस्टी, मुझे एक एडवांटेज था कि इमीडिएटली मुझे वो बच्चों के लिए इम्प्लीमेंट करना बहुत ही आसान रहा। और यही एक नतीजा है कि जो डिसीजन होता है वो बहुत जल्द होता है, क्योंकि बिकॉज it rotates around just very few people who can take decision, and I think fast decision making is very important for the progress of an institution. Right sir. So children welfare center school के बारे में अगर एक बात गर्व के साथ आपको कहनी होगी तो वो क्या रहेगी?
कि कौन सी ऐसी फैसिलिटीज है या इंफ्रास्ट्रक्चर है या कौन सी ऐसी चीज है जो अलग है कंपेरेटिव अदर स्कूल और अदर डिफरेंस? आई विल नॉट से कि सभी स्कूल्स अपने अपने तरीकों से कोशिश करते हैं कि बच्चों को जो बेस्ट हो सके वो दे पाए, लेकिन मेरा अपना एक मानना है कि इधर सक्सेस अगर ये इंस्टीट्यूशन का है, इट इज वन टू वन रैपो बिटवीन दी टीचर्स, पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स, क्योंकि वो इंटरैक्शन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आज आप देखें, जब से ये स्कूल की शुरुआत हुई तो हमने यही कोशिश किया कि हर महीने के चौथे शनिवार को, दैट इज फोर्थ सैटरडे ऑफ एवरी मंथ, हमने ये कोशिश की है कि पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग हो सके। ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर बच्चों का कोई भी प्रॉब्लम हो या पेरेंट्स के कोई प्रॉब्लम है, उसे बहुत ज़्यादा देर अगर आप लिंगर करें तो वो सिचुएशन बियॉन्ड कंट्रोल हो जाती है। अगर इमीडिएटली अगर आप बैठ के डिस्कस कर सकें तो आई थिंक द सॉल्यूशन इज मच फास्टर। सो इसका जो मैंने कहा आपको कि एक रैपो बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट्स हैज बीन वेरी वेरी इफेक्टिव। आपके पास मैं कहना चाहूँ तो देखिए, तो बहुत से अवार्ड्स आपको मिले हैं, क्या कहेंगे इन अवार्ड के बारे में, इस सफलता के बारे में और आगे के विजन के बारे में फॉर द स्कूल? मेरा अपना मानना है कि जो अवार्ड्स हम लोग देख रहे हैं उसमें बच्चों की मेहनत, टीचरों की मेहनत और यकीनन मैनेजमेंट के सपोर्ट के बगैर तो कोई भी स्कूल प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। तो मैनेजमेंट का सपोर्ट ये बहुत ही ज़रूरी है। जब बच्चों को आप सही तरीके से प्रेजेंट करें कोई भी कंपटीशन के लिए तो यकीनन उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, और जब परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है तो अवार्ड्स मिलना स्वाभाविक है। सर, कंपटीशन की बात आई, ये स्कूल के मैंने बहुत से देखे हैं, हिस्ट्री भी है कि बहुत से एक्टिविटीज़ है, जैसे कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो, वहाँ पे भी बच्चे कहीं पे भी कम नहीं है। फुटबॉल हो या बहुत से एक्टिविटीज़ में बच्चे पार्ट लेते हैं और वो जीत के आते हैं। तो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि स्टडी के साथ स्पोर्ट्स करना, अदर सर्कुलर एक्टिविटीज़ भी साथ में रखना कितना इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम लोग, मैंने पहले भी कहा, ऑलराउंड डेवलपमेंट की जब अपन बात करते हैं तो ऑलराउंड डेवलपमेंट सिर्फ एकेडमिक्स के साथ ही लिमिटेड नहीं है। उसके लिए आपको को करिकुलर एक्टिविटीज़, जैसे मेरी तो हमेशा पेरेंट्स से एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि जब हम शनिवार को हम लोग एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं तो कोशिश कीजिए कि आपका बच्चा मैक्सिमम एक्टिविटीज़ में भाग ले, क्योंकि एक्टिविटीज़ बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो बच्चों की रुचि के अनुसार अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, अगर वो कोई डांसिंग में अच्छा है, कहीं म्यूजिक में अच्छा है, तो बच्चों को उनके एप्टीट्यूड के मुताबिक हम लोग डिवाइड करते हैं और उनको ट्रेन करते हैं। सर, क्या आप मुझे थोड़ा सा ब्रीफ बता सकते हैं कि कौन से एक्टिविटीज़ यहाँ हमारे स्कूल में किए जाते हैं और थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कुछ हमारे बच्चों के लिए या फैसिलिटीज़ के लिए यहाँ पे अवेलेबल है? एज फार एज को करिकुलर एक्टिविटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो आई थिंक आप नेम इट एंड द इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स ऑल दी को करिकुलर एक्टिविटीज़। अगर आप देखें तो बच्चे डांसिंग में, म्यूजिक में, सिंगिंग में, स्पोर्ट्स में जैसे फुटबॉल हुआ, क्रिकेट हुआ, जूडो हुआ, कराटे हुआ, तो ये सारी चीज़ों में बच्चे भाग लेते हैं। अगर आप लिटरेरी इवेंट की बात करें तो चाहे वो डिबेट हो, चाहे एजुकेशन हो, ये सारे लिटरेरी इवेंट्स में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। So, क्या विजन है आगे? आप चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर को कहाँ पे देखते हैं, स्कूल को कहाँ पे देखते हैं आफ्टर 5 years? देखिए, एक चीज़ है ना कि ख्वाहिशें तो कभी खत्म नहीं होती है, और अगर आप मुझे पूछें तो हमेशा भी हम यही कोशिश करेंगे कि चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर की जो बुनियाद जो बेस से बनी हुई है, और आज जो चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर का वो एक नाम मिला है सोसाइटी में, उस नाम को हम लोग बरकरार रखें, मेरी कोशिश यही रहेगी। थैंक यू सर। आई विश फ्रॉम नवराष्ट्र नवभारत ऑल्सो कि ये ख्वाहिश बहुत अब से जल्द के जल्द आपकी पूरी हो जाए सर। थैंक यू सो मच। सर, मैं एकता मंच के बारे में पूछना चाहूँगी। यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ एकता मंच। जब मैं एकता मंच के बारे में देख रही थी तब मैंने देखा कि बहुत से ऐसे मंच रहते हैं बट दे डू वर्क फॉर सम लिमिटेड, जैसे कि कोई लाइक ओल्ड
होम के लिए काम करता है या कोई सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करता है, बट एकता मंच मैंने ऐसे देखा है कि जो सोशली बहुत अलग अलग स्टेजेस पे काम करता है। एजुकेशन हो, लाइक बच्चों के लिए हो, उनके करियर के लिए हो, या वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हो। तो मुझे इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। देखिए, आज एकता मंच की जब हम बात करते हैं तो एकता मंच इज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। एकता मंच को लगभग आज 26 वर्ष हुए हैं। और खास करके मैं आपको याद दिला दूं, 92-93 राइट्स के बाद मोहल्ला कमेटी स्थापित की गई थी मुंबई शहर में, जिसका श्रेय मोहल्ला कमेटी मूवमेंट ट्रस्ट को जाता है, जिसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मिस्टर JF रिबेरो हैं। और उनका सिर्फ एक ही विजन था कि हमारा शहर अमन और शांति के साथ रहे, मतलब जो लोग इस शहर में रहते हैं वो अमन और शांति के साथ रहे। इस मकसद के साथ मोहल्ला कमेटी मूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। लेकिन मोहल्ला कमेटी मूवमेंट ट्रस्ट के जो काम करने की प्रणाली थी, उसमें उनका मेन मकसद होता था कि अमन और शांति किस तरह से रखे जाए, और खास करके पुलिस के साथ सहकार्य करके किस तरह से पीस एंड हार्मनी को मेंटेन किया जाए। लेकिन जैसे वक्त बीतते गया, लोगों की ज़रूरतें चेंज होती गई, क्योंकि क्या होता है, अगर राइट्स के बाद अमन और शांति बरकरार है तो, और हमारा ये मानना है कि जो लोग एक साथ जुड़े हैं वो कहीं अलग ना हो जाए, क्योंकि हमेशा मानना है कि जब लोगों को आप इकट्ठा रखते हैं, जब ऐसे कभी भी समस्या की घड़ी आती है तो लोगों ने इकट्ठा रहना चाहिए और एक साथ मिलजुल कर कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए एकता मंच हमने स्थापित किया। और एकता मंच के अलग अलग कार्य है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि मेन जो उसका मकसद है एकता मंच का, वो है कम्युनल हार्मनी, कि अमन शांति, ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है एकता मंच का, कि अमन और शांति कायम रहे इस शहर में। इसलिए हम लोग अलग अलग विभिन्न जाति के लोगों को एक साथ लाते हैं, अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। फिर उसमें चाहे ईद मिलन हो, दिवाली मिलन हो, जिस तरह से लोगों को एकजुट रखा जाए, उसके साथ साथ अलग अलग कार्य किए जाते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कि फॉर विमेन डेवलपमेंट के लिए हमने सिलाई क्लासेस शुरू किए हैं। उसी तरीके से यूथ के लिए हम लोग अलग अलग गेम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे क्रिकेट मैचेस हैं। क्योंकि मोहल्ला कमेटी मूवमेंट ट्रस्ट का भी अगर आप देखें, उनकी भी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सिमिलर हैं। क्योंकि जो मोहल्ला कमेटी मूवमेंट ट्रस्ट क्रिकेट मैचेस भी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें हर तरह के यूथ इन्वॉल्व होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, माइनॉरिटी के लोग, और ताकि बच्चों में वो जो मन मुटाव कभी कोई बातों से होता है वो ना होते हुए, जब हम एक साथ एकजुट होकर मिलते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का हम लोग उसमें हल निकालते हैं। तो इस मकसद के साथ हमने एकता मंच के इतने सारे कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं, और उसके साथ साथ ये सिलसिला शुरू ही है। वाह सर, आप एक पूरी डिवाइन पर्सनालिटी है, क्योंकि यू आर डूइंग वर्क फॉर द स्कूल चिल्ड्रन आल्सो एंड फॉर द एकता मंच आल्सो। नहीं, मेरा एक मानना है कि देखिए, अगर आप चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर स्कूल को ले लें तो यहाँ पे सभी धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, और जब ये सभी धर्म के बच्चे पढ़ते हैं तो उनको कभी इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि ये स्कूल मेरे लिए नहीं है। हर बच्चे को ये लगना चाहिए ये मेरा स्कूल है। और जहाँ तक मेरा उद्देश्य रहा है, हमने हमेशा सेक्युलरिज्म के ऊपर ज़्यादा जोर दिया है। राइट फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, my basic emphasis was on secularism। तो जब 92-93 के बाद चाहे मोहल्ला कमेटी मूवमेंट ट्रस्ट बनी हो या एकता मंच बनी हो, तो मुझे सिर्फ ये लगा कि अब बच्चों में नहीं, मुझे बड़ों के बीच में काम करना है, और बड़ों को कैसे इकट्ठा रखना है, शायद यही हमारा मकसद है। जब बड़ों की बात आई है तो मैं थोड़ा हटके क्वेश्चन पूछूंगी कि बहुत से अभी बच्चों में हो या बड़ों में हो, एक मुश्किल बात जो रहती है कि वो छोटे छोटे प्रॉब्लम से वो हार मान लेते हैं, बोलते कि नहीं अभी ये नहीं होगा, ये नहीं हुआ, मैं हार मान लेता हूँ, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं या पूरे नेगेटिव जोन में चले जाते हैं। तो आप उन्हें क्या मैसेज देंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है नेगेटिव ना होना और पॉजिटिव, खुद को पॉजिटिव कैसे रखें? देखिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आजकल आप देखते हैं कि ज़्यादा जोर दिया जाता है काउंसलिंग सेंटर्स पे और काउंसलर्स पे।
तो जब जब स्कूल लेवल पे जब हम लोग ऐसे नोटिस करते हैं तो काउंसलिंग सेशंस जो होते हैं वो बच्चों में काफ़ी परिवर्तन लाते हैं। उसके साथ साथ रही बात बच्चों को किस तरीके से मोटिवेट करना, बच्चों को हमेशा एक ही बात का एहसास होना चाहिए कि हिम्मत और हौसला ये बहुत ही ज़रूरी है। और सिर्फ हार देखने से हम लोग हार जाते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि हो सकता है क्योंकि हार के बाद ही जीत लिखी हुई है। क्योंकि अगर आज हम लोग और मेहनत करें तो शायद हमारा बेस ज़्यादा स्ट्रांग हो और शायद वी मे परफॉर्म मच बेटर दैट वी हैड एक्सपेक्टेड द इनिशियल स्टेज। तो बच्चों ने हमेशा मेहनत करना चाहिए और अपना जो भी ध्येय है, जो भी उनका विजन है, उसको परस्यू करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। मुझे खुद में ऐसे लगा कि नहीं, आप इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं सभी, और हम लोग उसके आपके सामने हम लोग कुछ भी नहीं है सर। ऐसा नहीं है, हर काम अपने आप में। मेरा तो सिर्फ समाज में या सोसाइटी से एक ही निवेदन है, क्योंकि समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, जो भी तरीके से, थोड़े तरीके से क्यों ना, ज़रूरी नहीं है कि हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहिए। आपका मॉरल सपोर्ट भी बहुत से लोगों के काम आ सकता है। तो जो भी आप अपने लेवल पर छोटा भी अच्छा काम कर सके वो सचमुच सराहनीय होगा। मेरे सिर्फ लोगों से यही एक तो वर्सोवा के लिए क्या मैसेज रहेगा? वर्सोवा के पीपल ने, लोगों ने आपको बहुत साथ दिया, आपने बोला है, वैसे उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे टू द वर्सोवा विलेज? वर्सोवा मेरी जन्मभूमि है, हम यहाँ पैदा हुए हैं और अपने वर्सोवा गांव के लिए शायद मुझे लगता है कि मेरे, अगर वो कल जरूरत पड़ेगी, अगर वो मेरा प्राण भी मांगेंगे तो कम होगा, क्योंकि पूरा श्रेय, चाहे वो मेरे जन्म से लेके आज तक मेरे लोगों ने मेरा बहुत बहुत साथ दिया। और सिर्फ वर्सोवा गांव के लोगों ने नहीं, मुझे अगर आप कहेंगे तो पूरे महाराष्ट्र भर का साथ मिला है। क्योंकि एकता मंच के जरिए जब जब हमने फ्लड रिलीफ के लिए अगर मटेरियल भेजा या सहायता की, एकता मंच ने तो कश्मीर, साउथ में, ये सारी जगहों पे जब जब कोई भी आपत्ति आई, उन्होंने रिलीफ मटेरियल वगैरह भेजा, तो वहाँ के लोगों का भी काफ़ी योगदान रहा है। उन्होंने हमेशा हमारी सहायता की वो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो मैं कहूँ कि मुझे लोगों का साथ नहीं मिला तो गलत होगा, और उनके साथ की वजह से ही आज हम यहाँ तक पहुँचे। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और एक इंस्पायर हो गई हूँ मैं खुद भी। और ऐसे ही और अच्छा आपके लिए शुभकामनाएं कि आपका ये जो चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर है, स्कूल है और एकता मंच है, वो आगे भी ऐसे ही और अच्छे अच्छे कार्य करे। तो दोस्तों, मिलते रहेंगे ऐसे ही मुलाकातों के साथ। तब तक के लिए मैं माधवी वाडकर, नवभारत मुंबई से कैमरामैन संकेत के साथ।